हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस को लेकर हमारे चैनल पर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स अक्सर सवाल पूछते हैं। उनके अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल जो है जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या कन्विक्शन के बाद चेक बाउंस के केस को कंपाउंड किया जा सकता है, क्या उसमें समझौता किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सवाल का मैं पहले भी कई बार जवाब दे चुका हूं और आज फिर मैं जो है इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रावधान है। सेक्शन 147 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो क्या कहती है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पीछे बनाने का क्या मकसद है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास से पहुंच जाए। तो दोस्तों, सवाल ये है कि कन्विक्शन के बाद क्या मामले को कंपाउंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसमें क्या प्रावधान होते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दायर किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जो है केस फाइल किया जाता है। सबसे पहले कंप्लेंट फाइल की जाती है और ये कंप्लेंट का कॉज ऑफ एक्शन ये होता है कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है किसी भी अमाउंट का और किसी लीगल लायबिलिटी के चलते वो चेक दिया गया है और जैसे ही आपने वो चेक बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया इनसफिशेंट फंड्स की वजह से या स्टॉप पेमेंट की वजह से या किसी अन्य वजह से, तो तब आप सबसे पहले जो ड्रॉर है यानी कि चेक देने वाला है उसको एक लीगल नोटिस भेजेंगे। वो जो है मैंडेटरी है सेक्शन 138 के तहत, और उस लीगल नोटिस में आप सब बताएंगे कि आपने जो है मुझसे पैसा उधार लिया था और उसके बदले लीगल लायबिलिटी को चुकाने के लिए आपने ये चेक दिया था। उस चेक का नंबर, कितना अमाउंट था, और जब जो है ये चेक बैंक में प्रेजेंट किया तो ये चेक बाउंस हो गया, बाउंसिंग की डेट आप उसमें बताएंगे। और उसके बाद आप जो है 15 दिन का वक्त जो ड्रॉर है यानी कि जो अक्यूज्ड है आप उसको देंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आप इस पेमेंट का भुगतान कर दें, वरना आपके खिलाफ सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल कर दी जाएगी। तो दोस्तों, कई बार जो अक्यूज्ड है या ड्रॉर पक्ष है वो जो लीगल नोटिस है उसका जवाब दे देता है, लेकिन कई बार वो जवाब नहीं देता। और इसका मतलब ये है कि अगर जवाब नहीं मिलता है तो तब 15 दिन के बाद जो कंप्लेनेंट है वो सेक्शन 138 की कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर देगा। उसके बाद जो है समनिंग अक्यूज्ड की जाती है, उसको अपोजिशन सर्व किया जाता है और फिर केस जो है ट्रायल पर लग जाता है। और इससे पहले जो अक्यूज्ड है जब कोर्ट में पेश होता है तो तब वो अपनी जमानत वहाँ से लेता है और उसके बाद केस की हर डेट पर उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब केस एविडेंस के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो है कंक्लूडिंग स्टेज पर आता है तो कई बार ऐसा बहुत बार होता है कि जो अक्यूज्ड है उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी कि जैसे मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है तो कई बार 6 महीने की सज़ा हो जाती है, 1 साल की हो जाती है या 1.5 साल की हो जाती है, या कई बार मैक्सिमम 2 साल की सज़ा मजिस्ट्रेट सुना देते हैं। और उसके साथ जो चेक अमाउंट की राशि है उससे डबल का जो भुगतान है कंपनसेशन के तौर पर जो कंप्लेनेंट को देने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है
कि कन्विक्शन के बाद अक्यूज्ड क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो अक्यूज्ड को एक अपील फाइल करनी होती है सेशन कोर्ट में, यानी कि बड़ी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही। और जब वो अपील फाइल करेगा तो जो नई अमेंडमेंट हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसके तहत वो 20% की राशि जो है वहाँ पर जमा करेगा। जो 20% की राशि कंप्लेनेंट को भुगतान में कर दी जाएगी। और अगर मान लीजिए जो अक्यूज्ड है उसकी कन्विक्शन को सेटिसाइड कर दिया जाता है, वो केस में बरी हो जाता है, तो 20% की राशि वापस जो है कंप्लेनेंट अक्यूज्ड को देने के लिए लायबल होगा, वचनबद्ध होगा। तो दोस्तों अब सेशन में अपील मान लीजिए वहाँ भी कन्विक्शन हो गया, तो उसके बाद जो अक्यूज्ड है वो हाई कोर्ट जाता है। लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट जाने से पहले उसको जो है जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि सेशन कोर्ट की जो अपील की रेमेडी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। और जब हाई कोर्ट में अपील करेंगे या रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले जो है जो सेंटेंस है उसको सर्व करने के लिए जेल में जाना पड़ेगा, और वहाँ से वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। दोस्तों मान लीजिए हाई कोर्ट भी जो कन्विक्शन का ऑर्डर है उसमें कोई भी इंटरफेयर करने से मना कर देता है, यानी कि अपील को डिसमिस कर देता है, तो क्या उसके बाद भी कंपाउंडेबल होने का केस का कोई चांसेस है या नहीं चांसेस है। दोस्तों इस संबंध में माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर अक्यूज ने जो सेशन कोर्ट की रेमेडी थी और हाई कोर्ट की रेमेडी थी दोनों को एग्जॉस्ट किया, लेकिन दोनों जगह उसकी अपील डिसमिस हो गई। तो तब उसने सेक्शन 482 CRPC के तहत क्वाशिंग की एप्लीकेशन फाइल की माननीय हाई कोर्ट में। तो दोस्तों केस का जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्रिमिनल MMO नंबर 503/2023 की है। और इसमें जो केस का टाइटल है दीवान चंद वर्सेस शमशेर सिंह, और जो कोरम था इसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सत्येन वैद्य की बेंच ने यह जजमेंट दी थी। तो दोस्तों इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए का जो चेक था वो बाउंस हो गया था अक्यूज्ड का, और उसको जो है सज़ा हुई 2 साल की इस केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद सेशन कोर्ट में अपील डिसमिस होगी, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील डिसमिस हुई। तो तब जो है दोनों पार्टियों ने आपस में समझौता कर लिया, यानी कि जो कंप्लेनेंट पक्ष था और अक्यूज पक्ष था दोनों ने समझौता किया, और जो भी उनका लेन देन था चेक अमाउंट का वो आपस में उन्होंने ले लिया, और कोई भी उनकी ग्रीवेंस आपस में नहीं बची। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों पार्टियों के बीच में, और दोनों पार्टियों ने जो है हाई कोर्ट में अप्रोच किया। कंप्लेनेंट यानी कि जो एपेलेंट है उसने 482 की अपनी एप्लीकेशन फाइल की और कहा कि इस मामले में हमारा समझौता हो चुका है, इसलिए जो उसकी कन्विक्शन है उसको सेटिसाइड किया जाए और मामले को कंपाउंड कर दिया जाए। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या इतना सब कन्विक्शन होने के बाद क्या हाई कोर्ट 482 के तहत इस मामले को कंपाउंड कर सकता है। तो इस केस में जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट थे जिनकी कंप्लेंट पर केस दर्ज हुआ था उनकी गवाही हुई, और उन्होंने जो एग्रीमेंट था उस पर अपने सिग्नेचर्स वेरीफाई किए और ये कहा कि अब हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट लेन देन का नहीं है, मेरे जो चेक अमाउंट का पैसा था वो इन्होंने पे कर दिया। तो इसके बाद माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा कि जो ऑफेंस है 138 का वो पूरी तरह से कंपाउंडेबल है किसी भी स्टेज पर, चाहे वो रिवीजन या अपील हाई कोर्ट में डिसमिस होने के बाद भी मामले को कंपाउंड किया जा सकता है। सेक्शन 147 NI एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट है वो अपने पहले वाले ऑर्डर को आल्टर कर सकता है, यानी कि जो डिसमिसल का ऑर्डर था उसको आल्टर करके, और जो कंपाउंडेबल ऑफेंस का जो ऑर्डर है यानी कि नया ऑर्डर दे सकता है मामले को कंपाउंड
करने के लिए। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने ही हाई कोर्ट के पुराने ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर को सेटिसाइड किया और इस मामले को अक्यूज के पक्ष में कंपाउंड किया, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है में समझौता हो चुका था, दोनों पार्टियां के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था, इसलिए मामला एक लेटर स्टेज पर जाकर भी कंपाउंड हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में स्पष्ट है कि जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो पूरी तरह से कंपाउंडेबल है, चाहे कोई भी स्टेज हो, चाहे मजिस्ट्रेट से स्टेज हो, चाहे सेशन कोर्ट की स्टेज हो, चाहे हाई कोर्ट की स्टेज हो, चाहे फिर 482 की एप्लीकेशन की स्टेज हो, तो उसमें मामले को कंपाउंड किया जा सकता है, बशर्ते दोनों पार्टियां रजामंद हों मामले को कंपाउंड करने के लिए और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट शेष ना हो, यानी कि दोनों पार्टियां पूरी तरह से जो है संतुष्ट हों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय।